अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग के पिछले सारे लेक्चर्स बड़ी तवज्जो से सुने होंगे और आपने समझा होगा कि किस तरीक़ेकार के मुताबिक होम्योपैथी तरीका इलाज आपको एक्यूट केसेस में बिलमिसल शिफायाबी की जानब लेके जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट के ऊपर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्लो चार्ट की असास एक्टिविटी क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी लफ्ज़ निकला है एक्ट से। एक्ट का मतलब है अमल, यानी कि हर जी रूह जो इस कायनात में मौजूद है उसकी ज़िंदगी की पहचान उसकी हरकत से है, उसकी हरकत व सकनात से है, उसके रद्द अमल से है। तो एक सेहतमंद जिस्म अपनी सेहत की हालत में मुख्तलिफ तरह के रद्द अमल का इजहार करता है। कुछ लोग चलने फिरने में सुस्त होते हैं, कुछ बड़े तेज़ तेज़ चलते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, कुछ ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग बड़े डिलीजेंट होते हैं, अपने काम काज में बड़ी तवज्जो, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन का इजहार करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार बस मजबूरन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक कोड के ऊपर बेस कर रही होती हैं और उसी के मुताबिक एक ह्यूमन बीइंग आपको अपना रेस्पॉन्स दे रहा होता है। तो जब हम बात करते हैं एक्टिविटी की, और एक्टिविटी के हवाले से जब देखें तो कोई भी मरीज़ जब आपके पास आता है जिसकी क़ुव्वत हयात मुतासर हुई है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी बैरूनी असर की वजह से, तो ऐसी सूरत में जब मरीज़ किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसका इजहार भी उसकी एक्टिविटी से होता है। एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि आपके पास 2-3 पेशेंट्स आते हैं, उनको बुखार है। हो सकता है कि एक मरीज़ दर्द की वजह से चिल्ला रहा हो, चीखो पुकार हो और बेचैनी का शिकार हो। उसके बरक्स दूसरा मरीज़ हो सकता है कि बेसुध पड़ा हो, उसको कोई पता नहीं है, ना उसको गर्मी का एहसास है, ना सर्दी का एहसास है, ना उसको भूख है, ना प्यास है। इसी तरीके से हो सकता है कि तीसरा मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी का इजहार कर रहा हो और उसको बार बार पानी की प्यास लग रही हो, बेचैन हो, कभी चलना शुरू कर दे, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ, बेचैनी का इजहार करो। और इसी तरीके से एक ही मौसम में हो सकता है कि चौथा मरीज़ शदीद सर्दी महसूस कर रहा हो और उसका दिल चाह रहा हो कि उसको लिहाफ उड़ा दिया जाए। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब किसी भी इंसान की वाइटल फोर्स अगर मुतासर होती है किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से या किसी भी बैरूनी रद्द अमल से, तो उसके नतीजे में उसका जो जेनेटिक कोड होता है वो जब रेस्पॉन्स देता है तो वो फिर मुख्तलिफ सूरतों में देता है। होम्योपैथी में एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग के हवाले से हमारा जो लॉ है वो इंतहाई शानदार है, बड़ा पक्का है। सिमिलिया सिमिबिलस क्योरेंटर, यानी कि मिसल का इलाज मिसल से है। अब एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग के अंदर ज़्यादातर लोग परेशानी का शिकार होते हैं कि समझ नहीं आती कि इस मरीज़ को दिया क्या जाए, कौन सी दवा इसके बिल मिसल बनेगी। तो उसके लिए आज आपको जो फ्लो चार्ट बताने जा रहे हैं इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो नए और पुराने तमाम होम्योपैथ डॉक्टर इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये एक्यूट चार्ट डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की 25 साल प्रैक्टिस का बेहतरीन निचोड़ है। मैं इसको काफ़ी अरसे से अमल में ला रहा हूँ और मैंने इसके इंतहाई शानदार रिज़ल्ट्स लिए हैं। यकीनन आप भी इस पर अमल करके बड़े शानदार रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियम की। फ़र्ज़ किया कि ओपियम को डायसेंट्री हो गई है, मोशन लग गए हैं या किसी भी बैरूनी तहरीक की वजह से वो बीमार हो गया, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि उसकी एक्टिविटी मुतासर हो, उसकी थर्मल और थर्स्ट मुतासर हो, तो हो सकता है कि उसके जेनेटिक कोड में कोई तब्दीली आ जाए। ऐसी सूरत में हो सकता है कि उसकी कंडीशन नक्स वामिका की तरफ चली जाए, नक्स मास्काटा की तरफ चली जाए, आर्सेनिक की तरफ चली जाए। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब उसके जेनेटिक कोड डिस्टर्ब होगा।
अब ये कैसे पता चलेगा? हर दवा के आखिर में उसकी मुआवन अद्वियात का चार्ट दिया होता है। तो अगर आप किसी भी दवा को स्टडी करते हैं तो आप उसके मुआवन अद्वियात के ऊपर भी लाजमी तौर पे गौर किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब होगी तो या तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसी मेडिसिन के अंदर उसकी अलामत डिवेल्प होंगी या फिर उसकी मुआवन अद्वियात के अंदर उनकी अलामत आप तलाश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी और थर्मल और थर्स्ट को हमने इस्तेमाल में कैसे लाना है। दोस्तों, अगर आप एक्यूट चार्ट को देखें, बल्कि आपके पास होगा ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी प्ले स्टोर पे जाएं और एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर लिखें TOA, ये मुखफ़फ़ है थ्योरी ऑफ एक्यूट्स का। तो TOA जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगी थ्योरी ऑफ एक्यूट्स की। स्क्रीनशॉट भी उसका मैंने आपको दिखा दिया है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें, छोटी सी ऐप है और हर एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कंपेटिबल है। आप इसको डाउनलोड करें, इसको ओपन करेंगे तो इसके प्रीफेस वगैरह के बाद फ्लो चार्ट आपको नज़र आ जाएगा। उस फ्लो चार्ट की आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी सहूलत के लिए रख सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास डॉक्टर एहसानुल्लाह जावेद की तर्जुमा शुदा किताब हाद मुराद का नज़रिया इलाज मौजूद है तो तब भी आपके लिए बहुत आसानी है कि उस किताब के आखिर में फ़्लो चार्ट तफसील से दिया गया है। बल्कि डॉक्टर एहसानुल्लाह जावेद साहब ने इस फ़्लो चार्ट के अंदर मज़ीद अद्वियात का इजाफा किया है। तो अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी प्ले स्टोर पे जाएं और TOA एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उससे इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि आगे हम जो बातें करने जा रहे हैं या जो आगे के हमारे लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे अब आपको वहाँ से पढ़ने और समझाने और दिखाने के लिए हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप चीज़ों को शानदार तरीके से अमल में नहीं ला पाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करें और फ्लो चार्ट को सामने रखते हुए अब कंडीशन को मद्देनज़र रखें। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप फ्लो चार्ट को ओपन कर लेते हैं तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है तहरीक, रद्द अमल, रिएक्शन। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुतासर होगी तो अमूमी तौर पे 3 से 4 रद्द अमल वो ज़ाहिर करती है। सबसे पहले एक्टिविटी डिक्रीज्ड, बीमारी हुई, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, बुखार हो गया और मरीज जो है इंतहाई कमज़ोरी की तरफ चला गया। दिल चाहता है पड़ा रहे, लेटा रहे, हो सकता है कि वो गनूदगी की तरफ भी चला जाए। इसको यहाँ पे लिखा गया है स्लीप ओवर पावरिंग के अंदर। इसके अपोजिट जो सिम्टम है वो है नो चेंज, यानी कि मरीज को शदीद बुखार है लेकिन वो वैसे ही नॉर्मल इजहार कर रहा है जैसे वो आम नॉर्मल लाइफ में कर रहा होता है। उसकी एक्टिविटी, उसकी थर्मल, उसकी थर्स्ट सेम है जैसे आम रूटीन में होती है। नंबर 2 पे एक्टिविटी डिक्रीज्ड के अंदर मजीद 2 कैटेगरीज हैं, एक है चिली, दूसरी है हार्ट। जब मरीज की कुव्वत हयात मुतासर होती है तो जेनेटिक कोड के मुताबिक कुछ लोग जो हैं वो सर्दी महसूस करेंगे और कुछ जो है वो गर्मी महसूस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपके लेफ्ट हैंड पे जो चार्ट है उसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है DCTL, यानी कि डल, चिली, थर्स्ट्रेस। अब बहुत सारे मरीज होते हैं जब आपके पास एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग के लिए, एक्यूट कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मोस्टली होम्योपैथ जो हैं और ख़ासतौर तौर पे हमारे नए होम्योपैथ, उनको परेशानी का सामना होता है कि यार बिल मिसल दवा को कैसे तलाश किया जाए। तो ये जो एक्यूट फार्मूला वाला चार्ट है, आप इसको अगर अमल में लाते हैं तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, 2-3 सवाल आपने पूछने हैं और आपका केस चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे? आपने ये देखना है कि मरीज डल है, सुस्त है, उसकी एक्टिविटी स्लो है या फास्ट है। अगर तो वो डल है तो इसका मतलब है आप उसके साथ नोट कर देंगे D। उसके बाद थर्स्ट, अगर मरीज के हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है, बार बार वो पानी पी रहा है, थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा ज़्यादा, या आपके क्लिनिक पे आया है और 5 मिनट के अंदर अंदर उसने पानी मांगना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि मरीज थर्स्टी है।
और अगर वो पानी नहीं पी रहा, आप उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हाँ जी पिछले 2 घंटे में 3 घंटे में कितना पानी पिया है, तो अमूमी तौर पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि उसको प्यास है या नहीं। तीसरे नंबर पे सर्दी या गर्मी। एक मरीज़ है, बुखार है और बुखार के अंदर उसने गर्मी का मौसम है लेकिन उसके बावजूद उसने कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा से, तो इसका मतलब है कि वो चिली है। और इसी तरीके से अगर बच्चा है और बच्चे ने माँ ने बच्चे को लिहाफ के अंदर एक गर्म ब्लैंकेट के अंदर लपेटा हुआ है, गर्मी है, इसके बावजूद बच्चा कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब है कि बच्चा सर्दी महसूस कर रहा है, चिली है। बच्चा दूध नहीं पी रहा सुबह या दोपहर से, उसने कुछ नहीं खाया पिया, तो इसका मतलब है कि बच्चा थर्स्टलेस है। तो हो गया ना आसान काम। अब हमने क्या किया, हमने कैटेगराइज कर लिया डल, चिली, थर्स्टलेस। इसी तरीके से अगर बच्चे को प्यास है या बड़े को प्यास है, आपके पेशेंट को प्यास है, तो हम उसको देखेंगे डल, चिली, थर्स्टी में। इसी तरीके से अगर मरीज को गर्मी लग रही है तो फिर हम अगली कैटेगरी में देखेंगे डल, हॉट, थर्स्टलेस, और इसी तरीके से डल, हॉट और थर्स्टी। आगे आते हैं, मजीद हम देखते हैं कि एक्यूट चार्ट के अंदर रेस्टलेसनेस का ऑप्शन है। यहाँ पे भी 2 हिस्सों में हमने मेडिसिन को डिवाइड किया है आप लोगों की सहूलत में। एक्यूट फ्लो चार्ट का बुनियादी मकसद आपकी प्रैक्टिस को आसान से आसान करना है, आसान से आसान करना है, ताकि आप कम से कम वक्त में बिल मिसल दवा तक पहुँच जाएं। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे रेस्टलेसनेस में आपको 2 रूब्रिक्स नजर आएंगी। एक है फिजिकल रेस्टलेसनेस और दूसरा है मेंटल रेस्टलेसनेस। फिजिकल रेस्टलेसनेस के अंदर फिर हम वही देखेंगे कि मरीज डल है या एक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि रेस्टलेसनेस आ रही है तो पेशेंट एक्टिव होगा, डल नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बात को मोटे से फार्मूले को पल्ले बांध लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि चिली है या हॉट है, और तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि थर्स्टी है या थर्स्टलेस है। क्लियर हो गया जी। और अगर आपका पेशेंट बेचैनी का इजहार कर रहा है अपनी जुबान से, फिजिकली वो सुकून से बैठा हुआ है, इतनी हरकत नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली तौर पे हाय डॉक्टर साहब मुझे बड़ी तकलीफ है, डॉक्टर साहब पहले मैनू चेक करो, डॉक्टर साहब पहले मेरा कुछ करो जी, मैं तो मर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली रेस्टलेसनेस है और इसको एंग्जाइटी के अंदर भी देखा जा सकता है। तो इसमें भी आपने वही देखना है कि अब आपका पेशेंट, एक होता है पेशेंट जो फिजिकल रेस्टलेसनेस होगा, वो कभी इधर करवट बदल रहा है कभी उधर करवट बदल रहा है, वो फिजिकली बेचैनी का इजहार कर रहा है। जो मेंटल रेस्टलेसनेस का पेशेंट होगा वो वर्बली आपको इजहार करेगा और बताएगा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। तो आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको कैटेगराइज करना है। जब ये हो जाए, इसके बाद फिर एक और रूब्रिक है वर्बल्स का, कि कुछ मरीज हैं बुखार के अंदर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, किसी एक ही फिक्रे को बार बार दोहराए जाते हैं, किसी वहम का, भूत का ख्याल जो है उसको वो दोहरा रहे होते हैं, वो आ गया, वो देखो मुझे पकड़ रहे हैं, वो देखो जी पता नहीं क्या हो रहा है जी, ठीक है। या कुछ मरीज जो है गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, कुछ मरीज जो है लघवियात बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनको आप वर्बल में देखेंगे। तो इस तरीके से आपने इस चार्ट को प्रैक्टिस करना है, आपने इस चार्ट को स्टडी करना है और स्टेप बाय स्टेप इस चार्ट के कैटेगराइजेशन को आपने जहन नशीन करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम इस चार्ट के अद्वियात के ऊपर भी बाकायदा तौर पे डिस्कस करेंगे और इन अद्वियात के जो रिएक्शंस हैं उनको हम नोट करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको जहन नशीन करेंगे, ताकि हमारी एक्यूट प्रैक्टिस शानदार हो सके। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, फ्लो चार्ट को निकालें, उसको स्टडी करें, उसकी कैटेगराइजेशन को, उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करें और अपने एक्यूट केसेस के अंदर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ऐसा ऐसा 1, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीने के अंदर अंदर आप काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो जाएंगे इन कंडीशंस को नोट करने में। जब इन कंडीशंस को हम नोट कर लेंगे तो फिर आगे मज़ीद कुछ रूब्रिक्स आती हैं, जैसे डिलीजेंट है, नॉन डिलीजेंट है। ये क्या है, अगले चैप्टर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि डिलीजेंट कौन होते हैं, नॉन डिलीजेंट कौन होते हैं, और फिर हर दवा
आगे इसका मटेरिया मेडिक क्या दिया हुआ है, तकरीबन 60 अद्वियात का मटेरिया मेडिक का एक्यूट केसेस के हवाले से दिया हुआ है इसी ऐप के अंदर। तो हम किसी भी दवा को स्टडी करना चाहें तो उसके बेसिकली 3 की पॉइंट्स दिए हुए होंगे जो एक्यूट केसेस के हवाले से हमें ज़रूरत पड़ते हैं, जहाँ से हम उस मेडिसिन को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उस दवाई की डिटेल के अंदर जाएंगे तो मज़ीद 2-3 ऐसी रूब्रिक्स और अलामात आपको बताई जाएंगी जो कि वेरीफाइड है बार बार की प्रैक्टिस के अंदर एक्यूट केसेस के हवाले से, जहाँ से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये दवा हमारे पेशेंट के लिए बिल मिसल साबित हो सकती है। तो उसका नतीजे में क्या होगा, जब आप बिल मिसल दवा तक पहुँच जाएंगे तो सिंगल रेमेडी की सिंगल डोज आपको शानदार रिजल्ट्स देगी। मैं आपको एक रिसेंट केस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक खातून आई, अम्मा जी थी, तकरीबन 85 साल उम्र है और उसके राइट लंग के अंदर सीवियर इन्फेक्शन था। चेस्ट एक्सरे के अंदर इन्फेक्शन शो हो रहा था, शदीद रेटलिंग थी और अम्मा जी को 102 के बुखार। घर वालों ने बताया जी पिछले 3 दिन से मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं लेकिन ना कुछ खा रही हैं, ना पी रही हैं, ना होश कर रही हैं, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाते हैं, चम्मच 2 चम्मच या 1-2 निवाले खाती हैं और उसके बाद छोड़ देती हैं। एंटीबायोटिक वगैरह और पेन किलर बुखार वगैरह के लिए अद्वियात दी हुई थी। उसके बाद वो कंडीशन थोड़ी सी वर्स हुई, खांसी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, खांसी नहीं रुक रही थी। तो उनके जो करीबी एलोपैथिक डॉक्टर थे उनमें से एक शख्स ने उनको मायरन पी और इसी तरीके से वो सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह एंटीबायोटिक जो थे वो उनको इंजेक्ट किए 3-4। उसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई और मदहोशी की तरफ चली गई। जब मेरे पास लाए गए तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, बुखार 102 पे था, राइट लंग के अंदर सीवियर वीजिंग आ रही थी, खांसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अम्मा जी बेसुध पड़ी हुई थी। जब खांसी आती थी तो उनको उठ के बैठना पड़ता था। अच्छा, जब मैंने उनके बॉडी को टच किया तो वो कहें कि मेरे सीने में आग लगी हुई, यहाँ पे वो कहती हैं थी कि ठंडा पानी डालो। अच्छा, ठंडा पानी डालते थे, उससे भी उनको कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने जब उनकी नब्ज़ चेक करने के लिए हाथ लगाया तो पसीने आ रहे हों काफ़ी ज़्यादा, उनकी बाजू जो है वो गीली थी। मैंने कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए एंटीमोनियम टार्ट 200 की एक डोज अम्मा जी को दी और उनको कहा कि वेट करें। मैंने हर 15 मिनट के बाद उनका टेम्परेचर चेक किया। आधे घंटे के बाद मैंने दोबारा से उनको प्लेसिबो की एक डोज दी ताकि पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाए। नतीजा क्या हुआ, 1 घंटे के बाद अम्मा जी का टेम्परेचर 100 पे आ चुका था। उन्होंने आंखें खोल दी और उन्होंने कहा कि जो मेरे इधर आग लगी हुई थी उसमें कमी है। उठ के उन्होंने पानी मांगा और इसी तरीके से मैंने उनको मज़ीद 2 दिन की दवा दे के रुख्सत कर दिया। तीसरे दिन वो मेरे पास दोबारा आए कि जी वो जलन है और इस तरीके से बुखार वगैरह किसी वक्त हो जाता है, किसी वक्त नहीं। दोबारा मैंने जब उनको टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर उनका 98 पर था, बुखार नहीं था, लेकिन सीने में जलन का एहसास था। सल्फर 200 की सिंगल डोज ने केस को मुकम्मल तौर पे क्योर कर दिया। तो दोस्तों, एक्यूट प्रेस्क्राइबिंग इंतहाई आसान है, होम्योपैथी इंतहाई आसान है और जैसे हम कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ मैथमेटिक्स, तो डेफिनेटली ये ज़रब के कानून के मुताबिक 2 + 2 और 2 × 2 4 के फार्मूले के मुताबिक काम करती है। असल चीज़ ये है कि आपको फार्मूला लगाना आ जाए। जब आपको फार्मूला लगाना आ जाएगा तो आपके लिए होम्योपैथी भी बहुत आसान होगी। अपना फीडबैक लाजमी तौर पे दीजिएगा और देखते रहिए डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।